सो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ओम्स लॉ के आगे चीजें क्या क्या आती है। पीछे मैंने बताया कि ओम्स लॉ जो होता है उसमें से हम लोग V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट किया था और उसी की वजह से ओम्स अंकल ने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया। मतलब V अपॉन I जो कांस्टेंट है उसी को रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। ठीक है, तो उसके आगे अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है ना कैसे वेरी करता है किसी चीजों पे, जैसे एलिमेंट पे। जैसे मैंने लेंथ बढ़ा दिया तार का, विड्थ बढ़ा दिया, उसका मोटाई बढ़ा दिया, तो कैसे चेंज होगा, तो मैं वो चीजें आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठंडी थोड़ी ज्यादा है बच्चों, आई थिंक आप लोग को भी थोड़ा सा सही रहना चाहिए क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम है और अभी बीमार पड़े तो एग्जाम खराब हो सकता है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मुझे देना नहीं है क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ना, थोड़ा हेल्थ का मेंटेन करना है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, रियोस्टेट। आपको मैं बताने वाला हूँ चीजें, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे रियोस्टेट क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। रियोस्टेट नाम जान लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए व्हाट इज रियोस्टेट तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब एक कंपोनेंट है जो रेगुलेट करता है करंट को। जैसे कोई सर्किट है, मान लेते हैं ना बच्चों, कोई सर्किट है, देखिए मान लेते हैं आई थिंक ये एक सर्किट है, ये एक बैटरी है और यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है। ओके बच्चों, मान लेते हैं मीटर है जो मेजर करता है प्लस माइनस कुछ ऐसा। तो यहाँ से V वोल्ट का बैटरी है और ये ऐसे करके करंट फ्लो करवा रहा है। तो इसमें से पता है मुझे कि करंट ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका ये बल्ब जल क्यों रहा है बच्चों? क्योंकि बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस है। जो इस करंट, जो यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें करंट जब I फ्लो हो रहा है ना तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस करंट का यूज करके जल रहा है। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट का काम क्या है कि वो इसमें वोल्टेज का चेंज नहीं करेगा। बस क्या करेगा ना कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कम बेसी कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब इसका रेजिस्टेंस में बढ़ा दूं, इसका रेजिस्टेंस R में बढ़ा दूं तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस घटा दूं तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों? चलिए आपको फॉर्मूला से समझाता हूं। देखिए मैंने पीछे आपको बताया ना बच्चों, जो V अपॉन I का रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब कि R। ठीक है, तो उसी तरीका से देखिए यहाँ पे R जो हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। मतलब जब अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, रियोस्टेट का यूज करके रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्किट में करंट कम फ्लो करेगा। भाई करंट समझिए कि, ठीक है, क्लास में बच्चे हैं सारे, करंट से इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, और जो फ्लो होने का डायरेक्शन है, क्लास में एक गेट है तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो गेट का अगर चौड़ाई बढ़ा दिया तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन गेट छोटा ही है तो एक बच्चे जाएंगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूर है, जो वहाँ पे जाने का रास्ता है वो छोटा है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट क्या कम फ्लो होगा ना, करंट कम फ्लो होगा। समझे? जैसे पाइप में पानी जाता है, पाइप को चाप दिए पाइप को चाप दिए बच्चों, तो उसमें जो पानी जाएगा वो कम जाने लगेगा ना, और छोड़ देंगे तो पानी ज़्यादा जाएगा। तो उसी तरीक़ा से आप समझिए कि जब वायर में रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो करंट कम बहेगा, और रेजिस्टेंस कम कर दिए तो करंट ज़्यादा बहेगा। और ऐसा आप देख सकते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स आता है ना, मैंने कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ऊपर नीचे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी लाया है, ये क्या है, ये रियोस्टेट है। इसी ऐसा ही डिवाइस होता है वो, इसी डिवाइस से हम करंट को कम बेसी कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के। समझे? देखिए इसको सर्किट में भी बना रखा है ऐसे करके। तो यहाँ पे ये जो नीडल है ना, ये इसको मैं इधर उधर करूंगा ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता रहेगा। इसको मैंने इधर खसका दिया, इसको मैंने कभी इधर खसका दिया, तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस का कम बेसी होगा वहाँ पे। तो रेजिस्टेंस कम बेसी होगा तो करंट भी कम बेसी फ्लो करेगा। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो देखिए आगे क्या मुझे बोल रहा है, रजिस्टर। रजिस्टर, अरे रजिस्टर वो नहीं है जिसपे आप लिख रहे हो, रजिस्टर यहाँ पे अलग है, RESISTOR है। ठीक है, तो बोल रहा है रजिस्टर इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है। भाई वही रजिस्टर जो इसमें लगा हुआ होगा, ये बल्ब के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है उसी की बात हो रहा है।
इट हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विच मेजर हाउ मच द करंट फ्लो इज अपोज्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, रेजिस्टेंस मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है बच्चों, लेकिन जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रजिस्टर। इस इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये आपने देखा होगा बच्चों, सर्किट उर्किट भी जब खोलते होंगे ना कुछ बैटरी उटरी का, तो ये आपने देखा होगा कहीं पे, तो इसको बोला जाता है रजिस्टर, ठीक है। लेकिन ये जो काम करता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, मेजर हाउ मच करंट फ्लो इज अपोज्ड। याद रखना है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रजिस्टर और जो काम करता है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रहेगा ना। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, हाँ मैंने बता रखा है, वही ओम अंकल ने हमें दिया था आर, तो यहाँ पे ओम से ऐसे करके दर्शाते हैं, है ना बच्चों। आसान है यार, समझेगा तो ना, आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा। जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है रजिस्टर, रजिस्टर बोलते हैं उसको, और जो काम करता है वर्क, मतलब जो, हाँ जो वर्क होता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इसका, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, ऐसा ऐसा कुछ कुछ एग्जाम में लिखना है, ऐसा कीवर्ड यूज करिएगा तो नंबर मिलेगा, बाकी नंबर उतना कुछ मैटर नहीं करता है, जो आता है वही लिखना नंबर ज़्यादा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नंबर तो आ जाएगा भाई, नंबर कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। भले ही तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मेरे को नंबर लाना है सबसे बेसी 95%, 90%, 100%, ठीक है अच्छी बात है लाना, बट समझ के लाओगे वो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर समझ नहीं आ रहा है, नंबर बहुत आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है, नहीं होगा। अभी समझ में नहीं आएगा तेरे को मेरे को पता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो नंबर के पीछे भाग रहे हैं, कोई बात ना आगे भी समझ में आता है, कोई ये सब मैटर नहीं करता है बच्चों, आराम से पढ़िए, समझना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना तब जाकर कुछ काम होगा। भले ही आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाए, बट अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखा है, आपने ज्ञान नहीं रखा है कि ये रजिस्टर है क्या, आखिरकार ये रजिस्टर है क्या, क्या होता है रजिस्टर, कहीं मैंने ये देखा मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, भाई ये रजिस्टर है। और रजिस्टर क्या होता है, वो काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका गुण होता है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें रेजिस्टेंस बताता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का फ्लो को अपोज करता है, वही उसका रेजिस्टेंस हो गया। सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए कि हाँ ये होता है, तो रियल वर्ल्ड में भी अच्छा लगेगा। तुम घर में भी देखोगे ना बच्चों तो समझ में आएगा, बल्ब जो है ना, बल्ब में फिलामेंट है, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तभी तो ये जला पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइन जा रहा है, वो उसको ब्राइटनेस में बदल दे रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। सोचो बच्चों, साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हें कुछ चीज़ों के पीछे कारण पता चलता है, और कारण पता चलता है तो हमें समझ में आता है अच्छा ये है तो ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है, और ऐसा लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। ओके जब हमने देखा तो फिर इसके आगे देखते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। देखो बच्चों मैंने बता रखा है, मैंने क्या, ओम अंकल ने भी बताया है, V अपॉन आई होता है वो होता है R, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब कि रेजिस्टेंस को अगर मैंने बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, और अगर मैंने रेजिस्टेंस को घटा दिया तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे करंट को कम फ्लो करवा रहा है तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, हम बस बोल दे रहे हैं हम करेंगे, रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे, करना कैसे है, करना कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए, तो उसी को मैं इसमें बताने वाला हूँ, करना कैसे है। ओके आसान है, चलो मैं बताता हूँ। जैसा कि तुमने यहाँ पे एक मैंने एनसीईआरटी का फिगर लाया जो एनसीईआरटी में है, और एक बात और, एनसीईआरटी को ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी को छोटा नहीं समझना। ये सर्किट है, प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे करके जा रहा होगा बच्चों, ऐसे करके, ठीक है, की क्लोज है, डॉट का मतलब क्लोज होता है, मतलब कि करंट फ्लो करेगा, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये सब वायर है बच्चों, आपको ऐसे देखना है, ये फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, ये फोर्थ वायर है, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट वायर को,
ये करंट को ऐसे कनेक्ट किया है, तो ये तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। मान लेते हैं ये लेंथ इसका एल है, मान लेते हैं बच्चों कि इसका लेंथ एल है, तो फर्स्ट जो वायर होगा उससे करंट तो फ्लो कर रहा होगा, एकदम सिमिलर चीजें हैं उसमें। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आर मान लेते हैं, तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा होगा, आई फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है। अब सेकंड केस में आते हैं, सेकंड नंबर केस में आते हैं, ये है सेकंड नंबर। तो इसमें देखो वायर का लेंथ डबल कर दिया, ये एल और ये भी एल, 12 कर दिया। यहाँ पे वायर का लेंथ क्या था, एल था, यहाँ पे लेंथ क्या कर दिया, 12 कर दिया। जब लेंथ 12 कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, ये जब हमने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया एमीटर में, तो हमें पता चला जब हमने लेंथ बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया बच्चों, है ना। ये यहाँ पे हमें पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला, मेरे को नहीं, जब हमने एमीटर से मेजर किया तो हमें पता चला कि लेंथ बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, पता नहीं कितना बढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है। और करंट मेजर किया था हमने, पता नहीं वो करंट कितना आ रहा था, जब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली करंट क्या हुआ होगा, कम फ्लो होने लगा होगा, ठीक है। अब जब थर्ड केस में आया, मैंने थर्ड केस में क्या किया, मैंने बच्चों देखिए यहाँ पे थर्ड केस में इस लेंथ ऑफ वायर जो था ना, लेंथ तो सेम ही रख दिया, एल रख दिया, लेकिन इसका मोटाई बढ़ा दिया। पतला वायर था पहले और उसको मोटा कर दिया, समझ रहे हैं ना। देखिए लेंथ वही है लेकिन उसका मोटाई बढ़ा दिया, मतलब मोटा कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, ऐसे बोल सकते हैं, एरिया उसका बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब लेंथ सेम है बट एरिया हमने उसका बढ़ा दिया, तो जब एरिया बढ़ेगा तो करंट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। मतलब वही समझिए ना, पाइप, जो पाइप से पानी जा रहा था, पाइप का चौड़ाई और बढ़ा दिया तो पानी और ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। तो इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट और ज्यादा फ्लो करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया होगा ना बच्चों। जब इन दोनों को ध्यान से देना, ये ज्यादा होगा तो ये कम ही होगा, ठीक है। अब फोर्थ केस में आ जाते हैं। फोर्थ केस तो वही लगता है, जो फर्स्ट था वही फोर्थ है, फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में सेम ही बात बोल रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा, है ना, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे जब ऐसे ऐसे चीजें मैंने मेजर किया ना, तो हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब हमने लेंथ ऑफ वायर बढ़ा रहा है ना, जब लेंथ को बढ़ा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। देखो यहाँ पे, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो आर है ना, रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये समझ में मेरे को आने लगा, ठीक है। ये पहला चीज हमें पता चला। फिर मैंने देखा जब हमने रेजिस्टेंस को कम किया तो उसका मतलब एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया। ये भी मेरे को पता चला, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी पता चला कि रेजिस्टेंस को कम किया तो एरिया बढ़ाना पड़ा। मतलब रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो एरिया मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही तो होता है, इसको बढ़ा देता हूं ना तो ये कम हो जाता है। उसी तरीका से ये रेजिस्टेंस क्या हुआ था, कम हुआ था, इसका मतलब एरिया को बढ़ा दिया था। देखो यहाँ पे बढ़ा दिया। अरे कुछ कुछ रिलेट हो रहा है, चीजें होना चाहिए बच्चों, मैं समझा रहा हूं ना, ठीक है। ऐसा चीज हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों चीजें जब हमें मिल गया, ये देखिए ये दोनों चीजें हमें जब मिल गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तब मुझे समझ में आया कि इन दोनों को तो दोनों आर आ रहा है तो दोनों को मैं सेम करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब कि आर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए का, समझे, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो सेम करने, समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आर एल के प्रोपोर्शनल है, फिर आर 1 अपॉन ए, तो मतलब आर क्या होगा, फिर एल अपॉन ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा घुना उना नहीं किया, आर को बस सेम कर दिया, आर की जगह ये भी रहेगा और आर की जगह ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मिला, आर इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ गया। एक रिलेशन मेरे को यहाँ से देखिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारे चीजें हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। जो ओम्स अंकल थे ना, वो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें रेजिस्टेंस बता पाए। तो उसके आगे लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया और फिर पता किया कि कैसे रेजिस्टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो उसके लिए फिर लेंथ बढ़ाया, वायर का मोटाई बढ़ा दिया, ऐसा ऐसा चीज़ें करते गए, है ना। सोचिए ऐसा किए होंगे वहाँ उस टाइम लोग, तब उनको धीरे धीरे चीज़ें पता चला कैसे रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ठीक है।
वायर का लेंथ बढ़ा दो, विड्थ कम कर दो, क्या क्या कर दो, वही सब है ना। तो अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल को मेरे को हटाना है, इसको मेरे को हटाना है, क्योंकि इसको फॉर्मूला में लाना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ला देंगे, आर इक्वल टू रो लिख दीजिए, यहाँ पे रो लिख दिया गया था, एल अपॉन ए, ये लिख दिया गया था उस टाइम। देखिए आर इक्वल टू रो, इसको जो कांस्टेंट आया ना बच्चों यहाँ पे रो आया, इसको बोला जाता है आर एच ओ, रो, ये कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। पता है कैसे आया, इसको जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना तो कोई कांस्टेंट लाते हैं, डायरेक्ट इक्वल टू ला देंगे तो नहीं होगा ना बच्चों, एक कांस्टेंट लाना जरूरी है। तो वो कांस्टेंट हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको रो बोला गया था उस टाइम, और ये कांस्टेंट आया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि रेजिस्टेंस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, रो है क्या, इसको बोला जाता है इंग्लिश में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मतलब कि ये किसी जो कंडक्टर होता है ना, या फिर जो भी मैटर है, मटेरियल है, उसका ये गुण है। ठीक है, ये उसका गुण है कि उसका रेजिस्टिविटी कितना है। जैसे कोई एलिमेंट ले लेते हैं उसको, जैसे मैं आगे बताता हूँ इसको, बस आपको अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आगे बताता हूँ मैं ये। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, ये याद रखना है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, और अगर आप ये याद कर लेते हैं ये वाली चीज़ें तो ये आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, जो मैं अभी क्या बता रहा था, मैं बता रहा था रो के बारे में। रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये क्या है ना, ये किसी चीज़ का, मटेरियल का गुण है। कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, और इंसुलेटर भी हो गया, इनका गुण बताता है। देखिए यही समझिए इसका, मतलब रोकना, रेजिस्टिविटी मतलब गुण, मतलब रोकने का गुण। कोई कंडक्टर मान लेते कॉपर है, कॉपर में तो आसानी से, ये तो कंडक्टर है, इसमें तो आसानी से करंट फ्लो होता है, मतलब कि इसका रेजिस्टिविटी कम है, मतलब इसको रोकने की क्षमता कम है, मतलब इसमें रेजिस्टिविटी कम होगा। मान लेते हैं यहाँ पे रबड़ ले लेते हैं, रबड़ जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, इसका मतलब इस मटेरियल में रेजिस्टिविटी ज़्यादा है बच्चों, ऐसा समझ में। मान लेते हैं कि हमने ले लिया गोल्ड, जो कि कंडक्टर है, तो इसमें रेजिस्टिविटी कम होगा, क्योंकि रोकने की क्षमता कम है इसमें बच्चों, आया समझ में। इसका गुण है, ये जो मैटर हम लोग ले रहे हैं ना, ये जो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये सब ऐसा ऐसा, इसका गुण है, जिसमें रेजिस्टिविटी कम होता है, मतलब रोकने की क्षमता कम है, करंट को रोकने की क्षमता कम है, तो इसका मतलब उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। रबड़, जिसमें रबड़ में तो करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा, रोकने की क्षमता ज़्यादा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलो आगे चलते हैं। हियर आर सम रीजन वाई एलॉय, एलॉय क्या होता है, अरे दो कंडक्टर को मिला दो, एलॉय बन जाएगा। आयरन मिला दो, कॉपर मिला दो, क्या बन गया, एलॉय बन गया। एल्यूमिनियम मिला दो मिलाना है बस इसमें मिक्सचर। एलॉय आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मतलब रीजन्स है यहाँ पे, कुछ कुछ रीजन्स बताया गया है क्यों एलॉय का रेजिस्टेंट ऑक्सीडेट, मतलब यार वही चीज है। Here are some reasons why alloy are resistant to oxidation, मतलब जो अलॉय होता है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें जंग लग जाना, उसका क्षरण हो जाना, मतलब वो खराब हो जाना। तो इस अलॉय का ऑक्सीडेशन नहीं होता है जल्दी, क्यों नहीं होता है, चलिए जानते हैं रीजन। चलिए जानते हैं रीजन। पहला रीजन क्या है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है। जब अलॉय होता है ना, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर को मिला दिया, जब मिला दिया तो एक वहाँ पे अलॉय बन गया। अलॉय बनने के बाद क्या हुआ, उस पर क्या हुआ ना कि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है अपने आप, नेचर के थ्रू, दैट एक्ट्स एज ए बैरियर ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, जंग लगता ही नहीं है, मतलब वो सेफ रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, मेटल का कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज एन अलॉय, इनहेंस ओवरऑल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन टू ऑक्सीडेशन कंपेयर टू प्योर मेटल्स। आया समझ में। देखिए जैसे डिफरेंट मेटल्स को मिला दिया तो अलॉय बन गया, तो उसमें क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पर बाहरी कोई लेयर बन जाता है नेचर के थ्रू, जो उसको प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसका। ठीक है, तो इसके वजह से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है।
ये समझ लेना बच्चों, जो अलॉय होते हैं ना, अलॉय बता देता हूँ आपको, अलॉय जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है प्योर मेटल से, ठीक है। प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आया समझ में, क्योंकि मेटल को मिला के बनाएंगे ना तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जिसपे वो मेल्ट होने लगे, है ना। जैसे पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो उसी तरीके से मेल्ट होने लगे। जब नहीं देखें आप कहीं पे लोहा को पिघलाया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो अलॉय होंगे ना उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, ठीक है। अलॉय है हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी अभी क्या बताया था मैंने, रो बताया था ना, अलाउज हाइयर रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से ज़्यादा हो जाता है रेजिस्टिविटी भी। जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, वो रजिस्ट बहुत ज़्यादा करेगा, मतलब करंट फ्लो कम होने लगेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखिए इसमें रो भी ज़्यादा हो जाता है, इसमें रो भी कम हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब जो अलॉय बनता है ना, जब मेटल्स को मिला देते हैं तो उसमें हम रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोस्टर इसको बोलते हैं, अरे नहीं देखे हैं, कहीं कहीं पे ब्रेड को पकाया जाता है, ब्रेड को डाल देंगे तो इधर ये सब, ये जो वायर है ना, ये एक अलॉय है, ठीक है। तो अलॉय है, तो अलॉय के क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसमें जितना भी करंट डालेंगे ना तो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा, तो मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इससे जो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, हीट निकलेगा तो ये गर्म कर देगा, समझे। मेल्ट होना ही नहीं है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टिविटी भी हाई है, करंट भी ज़्यादा फ्लो ही नहीं होने देगा। तो क्या कर रहा है ये, फिर हीट कर रहा है, सारा करंट खा रहा है, तो खा कर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। आयरन हो गया, आयरन क्या करता है, कपड़े को प्रेस करता है, मतलब कपड़े को सही करता है। तो इसमें भी नीचे एक वैसा ही वायर लगा होता है जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब अलॉय वायर होता है, उसका बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, पिघलना तो है नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। जैसे बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसमें जो फिलामेंट ऐसे करके लगा हुआ है, आपने तो देखा ही होगा, ये जो फिलामेंट होता है ना, ये जो फिलामेंट लगा हुआ है, जब बल्ब जल रहा है तो आजकल का एलईडी बल्ब की बात मत मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बल्ब येलो कलर का नहीं जलता था बच्चों, आपने देखा होगा, अभी किसी के घर में होगा भी। तो अंदर जो फिलामेंट है ना, ये इसको पता नहीं, ये टंगस्टन का होता है, आई थिंक टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा अलॉय बन जाता है ना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो कि मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टिविटी भी हाई होता है। तो इसमें जितना करंट देते हैं ना तो ये पिघलता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि बल्ब फ्यूज हो जाता है, बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, तो वही मतलब ठीक है, ज़्यादा करंट इसमें दे सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ये उड़ जाता है, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है ना। लेकिन जितना भी देते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए मेल्ट ही नहीं होता है। मेल्ट कब होता है, जब बहुत ज़्यादा करंट पास कर दिए, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में लाइन आ गया तो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, मतलब कि वही रेजिस्टिविटी हाई होता है, इसीलिए तो इसमें करंट का फ्लो कम करके इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रो ज़्यादा होता है। उसी के कारण तो यहाँ पे लाइट एनर्जी हमें दे रहा है, लाइट दे रहा है ना, फिलामेंट लाइट दे रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं मुझे, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, ये सब सारी चीज़ें जो है ना रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। जैसे लेंथ जब हम बढ़ा रहे हैं वायर का तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, उसका एरिया बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल कर देंगे ना तो पूरा छेड़छाड़ होगा, पूरा रेजिस्टेंस ही बिगड़ जाएगा, है ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है तो वो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने कैलकुलेट किया R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, का होई हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना रही ना तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़े लगी, और जब बढ़े लगी तो उल्टा पलटा हो जाए, कभी ई बढ़ाई तो ई बढ़े लगी, कभी घटे लगी, स्टेबिलिटी ना रही। जब स्टेबिलिटी ना रहेगा तो फिर हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं।
ओके, क्वेश्चन भी कांस्टेंट टेम्परेचर को लेकर ही बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी हुई कंडक्टर जो मटेरियल में ये सब आता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन कंडक्टर होता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अलॉय नहीं होता है, मैंने पीछे अलॉय बताया था, सॉरी बच्चों, अलॉय नहीं है, वो है कंडक्टर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, रोकने की क्षमता। देखिए इसमें रोकने की क्षमता बहुत कम है, जो कंडक्टर होते हैं उसमें कम होता है क्षमता, देखिए कम है। अलॉय में देखिए 10⁻⁻8 मतलब कम है, इसमें थोड़ा सा कम है मतलब थोड़ा सा, लेकिन इसमें देखिए ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा रोक रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। 10⁻10 मतलब इंसुलेटर जो ग्लास रबर हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा रोकते हैं, समझ रहे हैं। 10⁻10 क्या हो गया, 10 पे 10 जीरो मतलब 1 पे 10 जीरो, समझ रहे हैं, 10 पे 14 जीरो, इतना ज़्यादा इसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो इस सब का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन देखिए इसमें कम है, इसका मतलब ये सब अच्छा है, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, लेकिन इसमें आई फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है बच्चों, देखिए बहुत ज़्यादा। और इन दोनों के बीच में अलॉय आता है, अलॉय में ऐसा होता है, मतलब उसमें कम बेस कम कम होता है, तो इसमें करंट कुछ कुछ फ्लो करता है और कुछ कुछ नहीं करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।